भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी पढ़ना उसी उम्र में शुरू किया था जब मैंने किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। कभी 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी 3-3 साल एक ही क्लास में पढ़े रह जाते। आखिर बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। तुम उधर क्या कर रहे हो? पढ़ाई होगी? भाई साहब पढ़ ही रहा। पढ़ो। तुम इसे कपड़े लाए? आओ लेकर आओ। अभी? हाँ अभी। और हाँ, देखना कपड़े अच्छे से इस्त्री किए हो। ठीक है। सुनो, कपड़े गिन के लाना। ले आऊंगा। अरे आप खड़े मुंह क्यों ताक रहे हो? जाओ। मैं छोटा था और भाई साहब बड़े, इसीलिए मेरी तंबीह और निगरानी का भाई साहब को पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। मेरी उम्र 9 साल थी और भाई साहब 14 साल के थे, इसलिए इनके हर हुक्म को कानून मानना मेरे लिए पाबंदी थी। भाई साहब कपड़े ले आया। मेरे भाई साहब स्वभाव के बड़े अध्ययनशील, हर दम बस किताब खोले बैठे रहते। शायद कभी दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब की हाशियों पर कुत्ते, बिल्लियां, चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभार तो एक ही नाम, शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते। कई बार तो एक ही शेर को बार बार सुंदर सुंदर अक्षरों में नकल किया करते थे। कई बार तो ऐसी शब्द रचना कर डालते जिसका ना तो कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य। मसलन मैंने एक बार इनकी किताब पर यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना बाइयों बाइयों। दरअसल बाई बाई, राधे श्याम, श्री युक्त राधे श्याम वगैरह वगैरह आदि बातें लिखी जाती थी 1 घंटे तक। उसके बाद शायद कोई चेहरा बना हुआ था। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी चेष्टा की उस पहेली का कुछ अर्थ निकालने, लेकिन सफल ना हुआ। मैं 9वीं जमात में था और भाई साहब 8वीं में, इसलिए उनकी इन रचनाओं को समझ पाना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अरे तुम उधर केले में क्या पढ़ रहे हो? पढ़ाई होगी? पढ़ ही रहा था। पढ़ो। कल्चर मीडिया जोर से पढ़ो। पढ़ ही रहा हूँ। More than one kind of microorganism. मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल भी ना लगता था। 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठना पहाड़ था और मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और इसमें अगर कोई साथी मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी से उछलकर कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार गेट पर, आपने भी किया होगा, कभी गेट पर सवार उसे आगे पीछे धकेल कर मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। और
वापस लौटते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते हैं। मुझे देखते ही भाई साहब का पहला सवाल यही होता, कहाँ थे? यही सवाल हर बार इसी ध्वनि में बार बार पूछा जाता। ना जाने मेरे पास इसका जवाब के सिर्फ मौन था, एकदम चुप। ना जाने मैं इतनी सी बात क्यों ना कह पाता, यूं ही बाहर टहल रहा था। लेकिन नहीं, मेरा मौन ये साफ साफ कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। और भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज नहीं था कि अपने स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों के साथ मेरा सत्कार करते। इस तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल थोड़ी है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो ऐरा गहरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान ना होते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं, अपना खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को तो आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने गूंगे हो कि मुझे देखकर भी समझ नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये तो तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते देखा है? देखा कभी? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं पढ़ता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। और उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। तो फिर तुम कैसे आशा करते हो कि यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? अरे मुझे तो केवल 2-3 साल ही लगते हैं। तुम उम्र बस भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह से उम्र गंवानी है तो उठो, घर चले, वहां जाकर खूब मजे से गुल्ली डंडा खेलो। अरे दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? जाओ। मैं ये लताड़ सुनकर रोने लगता, आंसू बहाने लगता। और जवाब ही क्या था? अपराध मैंने किया, अब लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में तो निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। लेकिन फिर भी इस तरह जी तोड़ मेहनत कर पढ़ने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। और निराशा में जरा देर के लिए ये सोचने लगता, क्यों ना हॉस्टल छोड़कर घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना बिल्कुल पसंद था, लेकिन इतनी मेहनत, तौबा तौबा तौबा। मुझे तो चक्कर आ जाते थे। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद फिर वही बात, निराशा के बादल छट जाते हैं। और मैं ये पक्का इरादा कर लेता कि अब खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, जैसे सारे करते हैं। कल से पक्का पढ़ेंगे। और दनादन एक टाइम टेबल तैयार कर लेता। अब बिना कोई स्कीम तैयार किए, कोई नक्शा बनाए, कोई काम कैसे शुरू किया जाए। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना, हाथ मुंह धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 बजे पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 इतिहास, 9 से 9:30 हिसाब, फिर 9:30 बजे बस्ता उठाकर स्कूल चले जाना। भाई साहब स्कूल का समय हो गया, चलिए जल्दी करो जल्दी, अरे आओ भी। और 3:30 बजे
स्कूल से वापस लौटकर थके हारे आधा घंटा आराम और 4 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाना। 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, 6 बजे आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना और फुटबॉल खेलना। फिर खेल कर वापस लौटे, 6:30 बजे अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर रात का खाना। और 8 बजे 8 से 9 अनुवाद, 9 से 10 हिंदी, 10 से 11 विविध विषय यानी जनरल अवेयरनेस, और उसके बाद आराम। भाई साहब बस 5 मिनट और। भगवान जी, मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर से पास करवा देना, आपकी अति कृपा होगी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। वो मैदान की सुखद हरियाली, वो हवा के हल्के हल्के झोंके, वो फुटबॉल की उछल-कूद और वो कबड्डी के धाव-घात, वो वॉलीबॉल की फुर्ती और तेजी मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच ले जाती। और मैदान में जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, मुझे किसी का ख्याल ना रहता। और भाई साहब को एक बार फिर से नसीहत और फजीहत का मौका मिल जाता। अब मैं भाई साहब के साय से भी भागता, हरदम उनकी नजरों से दूर रहने की कोशिश करता,
मानो भाई साहब की नजर मुझ पर पड़ी और मेरे प्राण निकले। हरदम सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती हुई महसूस होती कि अभी तलवार चलेगी और मेरी गर्दन। फिर भी जैसे विपत्ति और मौत के बीच इंसान मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, वह भी डांट फटकार गुड़कियां खा खा कर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता था। अरे कुछ खबर भी है, परीक्षा की तारीखें आ गई हैं। अगर पास होना है तो खूब जी लगा कर पढ़ो मेरी तरह, वरना फेल हो जाओगे। पढ़ो। सालाना इम्तिहान हुए और नतीजे आए। नतीजे सुनाए भी गए। भाई साहब, रिजल्ट आ गया। आ गया? हाँ चलो चलो। हे भगवान जी, फर्स्ट हुआ। अब चलो भी। नतीजे सुनाए गए। भाई साहब फेल हो गए। और मैं पास हो गया। अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अब मेरे और भाई साहब के बीच में केवल 2 साल का अंतर बाकी था। जी मैं तो आया कि भाई साहब को आड़े हाथों से, पर जरा पूछूं इनसे, आपकी वो गौर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा, कूदता भी रहा और दर्जे में अव्वल हूँ। लेकिन भाई साहब बड़े दुखी थे, उदास भी थे। मुझे भाई साहब के साथ कुछ दिली हमदर्दी हुई, इसलिए उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का विचार ही मुझे लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, मुझे अब अपने ऊपर कुछ गुमान हुआ, आत्मसम्मान भी बढ़ा। अब मैं आज़ादी के साथ खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अब अगर भाई साहब ने मेरी फजीलत करी तो साफ साफ क्या दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मारा? मैं खेलते कूदते दर्जे में फर्स्ट आ गया। लेकिन मुझसे बड़े थे ना, जुबान से ये हेकड़ी जुटाने का साहस नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे हाव भाव रंग ढंग से ये साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं था। भाई साहब की सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, एकदम से बांप लिया। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय कमरे में पहुंचा, आपने तो मानो दिमाग खींच लिया और मुझ पर टूट पड़े। भाई साहब भोजन
भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तो फिर तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजी के राज्य का विस्तार बढ़ा हुआ है, लेकिन हम इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि संसार के एक राष्ट्र इनके अधिपत्य को स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। लेकिन रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता उसके दास थे। अंत में क्या हुआ आप सभी को पता होगा। अंत में क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे चुल्लू पर पानी देने को न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, मगर गिर भी सकता है ऐसे, अगर घमंड ना करे। घमंड किया तो दीन और दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी तो पड़ा ही होगा। शैतान को भी यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे सच्चा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। अंत में स्वर्ग से निकालकर राख में ढकेल दिया गया। शाहरुन का हाल भी तो पड़ा ही होगा। उसे भी यह अहंकार हुआ था और आखिर में भीख मांग मांग कर मर गया। तो तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है तो तुम्हारा सर फिर गया है, फिर तो तुम आगे बढ़ चुके। यूं समझ लो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, बल्कि अंधे के हाथ बटेर लगी है, बटेर। और बटेर भी केवल एक बार ही आप लग सकती है, बार बार नहीं लगती। कभी कभी गुल्ली डंडे में अंधाचोट निशाना पड़ जाता है, लेकिन इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई भी निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल हो जाने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। अरे बादशाहों का नाम याद रखना कोई आसान समझते हो? 8 तो हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ ये याद करना आसान है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें का नाम लिख दिया तो सब नंबर गायब, सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। अरे दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोक हो जाता है। इन अबाबों को तो नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारम पंचम लगाते थे। अरे मुझसे पूछ ले तो इनको 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की बना। देखिए कैसे ABC की जगह ACB लिख दिया तो सब नंबर गायब। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि भाई साहब आखिर ABC और ACB में क्या फर्क है, क्यों व्यर्थ में छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी या बात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? खाई तो मगर नहीं। एग्जामिनर्स तो वही देखता है जो पुस्तक में लिखा है और चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या लाभ है? कोई लाभ? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। पूछिए इससे प्रयोजन? दुगना नहीं चुगना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से, मगर नहीं। परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। अब कह दिया कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप काफी सामने खोले, कलम हाथ में लिए बैठे, उसके नाम को रहिए।
अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत ही अच्छी चीज होती है। इससे आदमी के जीवन में संयम आने लगता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, कारोबार में उन्नति होने लगती है। इस जरा सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसको 4 पन्ने में क्यों लिखे? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, हिमाकत। ये समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। अरे हम तो चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो साफ साफ कहे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे मर्जी लिखिए। अनर्थ तो ये है, ऊपर से कह दिया जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ये शत्रु पर अत्याचार नहीं तो क्या है? तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी चलिए, उल्टी बात है या नहीं? अरे बालक भी इतनी सी बात समझ सकते हैं, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं, और ऊपर से कहते हैं अरे भैया हम तो अध्यापक हैं जी, मेरे दर्जे में आओगे ना लाला तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब जाकर तुम्हें आटे दाल का बाम मालूम पड़ेगा। इस साल पास हो गए हो, दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं टिकते। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। इस दुनिया का अनुभव तजुर्बा मुझे तुमसे ज्यादा है, इसलिए जो बात कहता हूँ उसे गांठ बांध लो, नहीं तो पछताइएगा। मैं चला स्कूल, बस्ता उठाओ और आ जाओ। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेशमाला कब तक चलती रहती। आज तो मुझे भोजन भी निस्वाद लग रहा था। जब पास हो जाने पर ये तिरस्कार हो रहा है, फेल हो जाने पर तो शायद मेरी जान ले ली जाती। ऊपर से भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने तो मुझे भयभीत कर दिया। अरे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यह भी ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार, इतनी बेइज्जती के बावजूद भी मेरी किताबों में अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलने कूदने का एक अवसर भी हाथ से जाने ना देता था। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि क्लास में पास हो जाऊं और दर्जे में बेइज्जती ना हो। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह भी अब धीरे धीरे गायब होने लगा और एक बार फिर चोरों का ऐसा जीवन कटने लगा। जैसे तैसे समय गुजरा, दिन बीते, महीने बीते और साल बीत गया और फिर सालाना इम्तिहान हुए और नतीजे सुनाए गए। भाई साहब, नतीजे आ गए। आगे देखा, आप नहीं चलेंगे? मेरा भी देख रहा। पास में बात नतीजे देखे और संयोग से मैं इस बार फिर से पास हो गया। और भाई साहब फेल। अब मेरे और भाई साहब के बीच में केवल 1 साल का अंतर बाकी रह गया। नतीजा सुनाया भाई साहब को
और भाई साहब जरा परेशान लग रहे थे। मैं तो दर्जे में प्रथम आ गया, मुझे खुद अचरज हुआ, मैं तो पढ़ा भी नहीं था, लेकिन भाई साहब ने इतनी मेहनत की थी। रात को 10 बजे तक इधर, 4 बजे भोर तक उधर, स्कूल जाने से पहले तक। अरे मुद्रा कांतिहीन हो चुकी थी, जान हलक पर आ गई थी भाई साहब की, फिर भी फेल हो गए। मुझे भाई साहब पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो भाई साहब रोने लग पड़े। भाई साहब, हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। भाई साहब रोने लगे तो मैं भी रोने लगा। मुझे अपने पास होने की खुशी आदी हो गई। शायद मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब इतने दुखी ना होते। लेकिन तकदीर की बात को कौन टाल सकता है। अब मेरे और भाई साहब के बीच में 1 साल का अंतर बाकी था। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं भाई साहब के बराबर आ जाऊंगा। फिर भाई साहब किस अधिकार से मेरी फजीयत करेंगे? लेकिन वो बड़े थे इसलिए मैंने ये कमीना विचार अपने दिल से निकाल दिया। वो मुझसे बड़े थे, मुझे डांटते थे, मुझे अभी बुरा लगता है। शायद मुझे इसीलिए बुरा लगता है कि मैं प्रथम आ जाता हूँ, फेल हो जाते हैं, फिर मुझे डांटते रहते हैं। लेकिन शायद ये उनके उपदेशों, उनकी डांट झपट का ही फर्क था कि मैं दनादन पास हो जाता था, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब मैं आज़ादी से के साथ खेलने लगा, जब जी करता तब खेलता, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। भाई साहब अब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी इन्होंने धैर्य से काम लिया। शायद भाई साहब अब खुद भी समझ गए थे कि मुझे डांटने का अधिकार अब उन्हें बिल्कुल नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी और मैं भाई साहब की दी हुई डील का गलत फायदा उठाने लगा। अब तो मैं बस सारा दिन खेल कूद में ही बर्बाद कर देता। भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पहले पढ़ लिया करता था वह भी अब बंद हुआ। अब मुझे पतंग उड़ाने का एक नया शौक पैदा हो गया। पतंग उड़ाए? अरे वाह 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 वाह, कमाल है। अरे देखो, आसमान में आज लाल, पीले, नीले, गुलाबी, हरी हर रंग के पतंग उड़ रहे हैं। बताओ कौन सा काटूं? लाल काटूंगा, लाल। मैं भाई साहब का अदब करता था, इसलिए भाई साहब से नजरें चुरा कर ही ये सारे काम खेलकूद का किया करता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंगबाजी टूर्नामेंट की तैयारियां, ये सारी समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को ये
संदेह भी न होने देना चाहता था कि मेरी नज़र में उनका सम्मान और लिहाज कुछ कम पड़ा है। वही वो पतंग आई, ये किसके छत पर जाएगी? अरे एक दिन संध्या का समय मैं एक कटा हुआ पतंग लुटता हुआ बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था। मेरी आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ अपने पतन की ओर चला रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने चली आ रही है। बालकों की पूरी सेना डंडे जाड़ियां लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ी चली आ रही थी। किसी को भी अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। हर कोई मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहा हो, जहां सब कुछ समतल है, सब बराबर है। न गाड़ियां, न ट्राम, न मोटर कारें। सहसा भागते भागते भाई साहब के साथ मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लूट रहे थे। मुझे देखते ही भाई साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोल पड़े, इन बाजारी लोगों के साथ देले के कनकोए के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और इस बात का भी लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। अरे आदमी को अब कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मजिस्ट्रेटों को जानता हूँ जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं पास वाले समाचार पत्रों के संपादक और हमारे लीडर हैं। बड़े बड़े विद्वान की माथाती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर इन बाजारी लोंडू के साथ कनकोए उड़ा रहे हो। मुझे तुम्हारी कमअक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम तो अपने दिल में महज यही सोचते होंगे कि मैं तो आप भाई साहब से केवल एक दर्जा नीचे हूँ और आप भाई साहब को मुझे कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। आज चाहे तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और एग्जामिनर्स का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल मेरे समकक्ष हो जाओगे और उससे 1 साल बाद शायद एक दर्जा आगे भी निकल जाओ। लेकिन तुझ में और मुझ में जो 5 साल का फर्क है उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। अरे समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस दुनिया का और जिंदगी का जो तजर्बा मुझे है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उसके लिए चाहे तुम MA DPhil की क्यों ना हो जाओ। अब हमारी अम्मा को ही देख लो, उन्होंने कोई दर्जा तो नहीं पास किया, दादा भी शायद 5वीं 6वीं के आगे नहीं पढ़े, लेकिन हमारी अम्मा को और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। वह इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का तजर्बा हमसे अधिक है। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, आसमान में कितने नक्षत्र हैं। चाहे उन्हें इन चीज़ों की जानकारी ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे अधिक है। देव ना करे, ईश्वर ना करे, मैं अभी बीमार हो जाऊं, तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सुझेगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा हो तो वह ना तो किसी को तार दें, ना घबराएं, ना बदहवास हो। सबसे पहले मर्ज पहचान कर खुद इलाज करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें कामयाब ना हुए तो फिर किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते
कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलेगा। दादा जो घर से पैसे भेजते हैं उसे हम तुम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और उसके बाद पैसे के मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन आज हम और तुम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में दादा ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ काटा है और अपने कुटुंब का पालन किया है, जिसमें कुल मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए हैं कि नहीं? और यहाँ के एमए नहीं, कहाँ के एमए हैं? अरे जोर से बोलो, पीछे आवाज नहीं जा रही। ऑक्सफोर्ड की 1000 महीना पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी अम्मा। तो भाई साहब, यहाँ पर हेडमास्टर साहब की डिग्री किसी काम की नहीं रही। जब तक घर का इंतजाम खुद करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। लेकिन जब से उनकी अम्मा ने घर का प्रबंध अपने हाथों में लिया है, तब से समझो उनके घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, ये जरूर दिल से निकाल डालो कि अब तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते हुए तुम बेरार न चलने पाओगे। अगर तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं भाई साहब की इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। आज मुझे सचमुच अपने छोटेपन का एहसास हुआ। मेरे दिल में भाई साहब के लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई और मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं भाई साहब, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। आपको मुझे डांटने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं पतंग उड़ाने के लिए मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, पर क्या करूं? खुद बेरा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये जिम्मेदारी भी तो मेरे सिर पे है। और संयोग से उसी समय हमारे ऊपर से एक कटा हुआ पतंग जा रहा था। उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल उसके पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछल कर वो डोर पकड़ ली और भैया पैसा जाती, पैसा मुझे दो, मुझे दो। Thank you so much. सभी आए हुए मेहमानों और तुलबा व तालिबात से ये गुजारिश करता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से रंगमंच पूर्ण रूप का इस मुंशी प्रेमचंद के जो बड़े भाई साहब का जो ड्रामा है, इस ड्रामा को मद्देनजर रखते हुए जो मास्टर जी है, मैं मास्टर जी के लिए शेर पढ़ता हूँ। शेर सुनिए। लग गई आग मेरे घर में तो बचा क्या? लग गई आग मेरे घर में तो बचा क्या है? बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। और अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथ की लकीरों में लगा। एक बार मैं फिर एक विशाल भाई सर जो है हमारे बीच, हमारे उस्ताद भी रहे हैं। इन्होंने हिमालयन एजुकेशन मिशन के लिए भी बहुत काम किया है। ये ड्रामा को उस टाइम से परफॉर्म करते आ रहे हैं। विशाल पहाड़ी जी एक नाम नहीं, ये पीर पंचाल का एक ब्रांड है। इसलिए मैं एक बार जोरदार तालियों से इनका